स्वागत बंदन बच्चों। आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10वीं का समास क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10वीं में व्याकरण खंड में क्या पढ़ेंगे? समास। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कक्षा 10वीं। ये है बच्चों आपका व्याकरण खंड। क्या है ये? व्याकरण खंड। इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। व्याकरण खंड पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं आपको इसका परिचय देना चाहती हूँ। जो समास है तो समास की परिभाषा क्या है? तो समास की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा आप समझ लें कि समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो दिया है समसनम समासः। समसनः इत्युक्ते संक्षेप करणम द्वयपदयोः बहुनाम पदानाम व मेलनम समासः। समास का मतलब होता है कि संक्षेप में किसी बात को कहना, और जब दो पद और बहुत सारे पद का जब मेल होता है तो समास मध्य पदानाम विभक्ति नाम लोप। तो समास के मध्य में जो विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, उसको समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समास की जो परिभाषा है, समास की परिभाषा क्या दी है इसमें कि दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब आइए, हमने पढ़ी समास की परिभाषा, अब हम पढ़ेंगे समास की उत्पत्ति। समास की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम देखेंगे। समास की उत्पत्ति समधन अस धातु के योग से। किस धातु के? समधन अस धातु के योग से समास की उत्पत्ति हुई है। समास का अर्थ क्या होता है? निकट, और आस का अर्थ होता है बैठना। समास का अर्थ होता है निकट और अस का अर्थ है बैठना। तो जब सम आस यानी समधन आस यानी निकट बैठना, अब निकट बैठना तो समास की क्या होती है? उससे उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ समास की परिभाषा और समास की उत्पत्ति। तो समधन आस धातु के योग से इसकी उत्पत्ति हो, और इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण यानी संक्षेप में कही गई बातें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है समास का तात्पर्य। क्या आता है समास का तात्पर्य? समास का तात्पर्य है, ये हम पढ़ेंगे, समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। क्या आता है? संक्षिप्तीकरण। इसमें आगे आपको समझाया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए गए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है ना? यहाँ पर फिर है कैसे, मतलब अब जैसे मान लीजिए इसमें दिया उदाहरण के लिए कि जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर, ये एक शब्द है। अब हम इसे रसोई घर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कह देंगे? पात्र से शाला अर्थात पात्र, ठीक है। अब आया पूजा के लिए घर, तो इसे हम पूजा घर भी कह सकते हैं। ये जो उदाहरण दिया, तो पूजा या ग्रह यानी पूजा ग्रह। कहने का तात्पर्य है कि समास की परिभाषा क्या है, समास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन शब्दों से हुई, और समास का ये हमने समझा तात्पर्य। अब आपके बुक में, आपकी किताब में बच्चों जो दिया है, अब हम वो समासों को पढ़ेंगे और समझेंगे। समास विग्रह भी, अब अभी हमने समास की परिभाषा, समास की उत्पत्ति और थोड़ा विग्रह भी समझ लेते हैं कि समास का विग्रह क्या है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजन धनदस पुरुष धनसु यानी राजपुरुष, ठीक। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। फिर दिया है समासिक शब्द। समासिक शब्द क्या? समास के नियमों से निर्मित शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द जो है वह समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहा कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र दिया है तो इसमें राजा का पुत्र यानी का क्या हो गया? इसमें दिया ना राजा का पुत्र, तो ये जो का है इस चिन्ह का क्या हो गया? इसमें लोप हो गया। तो इस प्रकार से इसमें का विभक्ति का क्या हो गया है? लोप हो चुका है। तो ये है समास विग्रह। क्या पढ़ा हमने? समास विग्रह, ये हमने आपको समझाया है। अब ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये समास जो है ये आपकी बुक में दिए। जो मैंने पहले आपको परिभाषा समझाई समास की, जो मैंने आपको उत्पत्ति बताई समास की, जो मैंने विग्रह बताया, वो आपको इसलिए बताया कि समास क्या होता है और समास
बच्चों मैंने आपको बताया जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रूहि समास और अव्ययीभाव समास। ये 6 प्रकार के जो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर समास पढ़ना है। और ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए जब भी हम ये समास को पढ़ें तो पहले इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत कठिन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे, लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी के लिए इनको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। समास भेद विवेचना, यानी जो समास है उसका क्या दिया गया है, कितने प्रकार होते ये दिया गया है। पहला आया है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आया है, तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ पुरुषः, प्रायेण उत्तर पद प्रधानस्थ पुरुषः, यत् पूर्व पदम द्वितीय विभक्ति, यत् पूर्व पदम द्वितीय विभक्ति, सप्तम विभक्ति सप्तमी विभक्तिं पर्यन्तं भवति, यथा च उत्तरम पदम प्रथमा विभक्तौ भवति तत् तत्पुरुष समासः अस्ति। इसमें दिया गया है कि इसका जो है पूर्व पद जो होता है कितना होता है, प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ये उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व पद जो होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। और सप्तमी विभक्ति पर्यतम भवति और तथा च उत्तर पदम प्रथमा विभक्तौ भवति तत् तत्पुरुष समासः भवति। तो यहाँ पर हमको जो दिया है इसमें दिया है तो उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। और दूसरा जो पद होता है वो कैसा होता है, पूर्व पद जो है द्वितीय विभक्ति का होता है। और यहाँ पर 7 विभक्ति तक इसमें अलग अलग कौन कौन से इसमें दिए हुए। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला या जैसे इसमें दिया है विभक्ति, फिर दिया है समास और समास विग्रह। तो पहला दिया है द्वितीय विभक्ति, क्या दिया है, ये द्वितीय तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, ये आएगा द्वितीय तत्पुरुष। जैसे कि ये दिया है समास और ये दिया समास का विग्रह, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है, जैसे ग्रामम गतः, ये समास है। अब विग्रह क्या है, ग्रामम गतः, तो याद आएगा ग्राम ग्रामम गतः आता है ना, जैसे पढ़ते हैं अभी हम पढ़ाएंगे आपको आगे। तो जैसे रामम है ना, तो ये इसमें क्या आएगा, ये द्वितीय तत्पुरुष समास। फिर आएगा इसमें कृष्णाश्रित, क्या है समास का, ये कृष्णाश्रित। और इसमें क्या आएगा विग्रह, कृष्ण आश्रिता, क्या आएगा, कृष्ण आश्रित। एक बात का आप बच्चों जरूर ध्यान रखें कि कभी भी आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो ये पूछाते हैं, तो समास देंगे तो समास का विग्रह करना पड़ेगा, या विग्रह देंगे तो समास को आप उसको बताकर लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास। अब आता है तृतीय तत्पुरुष। अभी अपन ने पढ़ा द्वितीय, अब अपन पढ़ेंगे तृतीय। तृतीय में क्या दिया, वाण हतः अग्नि दग्ध। तो इसमें क्या आएगा, वाणेन हतः और अग्निना दग्ध, वाणेन हतः और अग्निना दग्ध। इस प्रकार से ये आपके क्या बन जाएंगे, ये तृतीय विभक्ति के साथ है ना, रामेण रामाभ्याम, तो ये किसमें तृतीय विभक्ति में बनेंगे। चलिए इसके आगे समझते हैं। इसके बाद आया चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या आया, चतुर्थी तत्पुरुष दीन दानम भूत बलि, याद आएगा दीनाय दानम, दीनाय दानम भूत बलि, तो क्या आ जाएगा, भूतेभ्यः बलि, दीनाय जैसे आता है ना रामाय, चतुर्थी विभक्ति। पंचमी तत्पुरुष रोगात् मुक्ता, क्या आएगा, रोग मुक्ता, तो रोगात् मुक्ता आएगा। चौर भयम, क्या आएगा, चौरात् भयम। वृक्ष पतिता, तो क्या आएगा, वृक्षात् पतिता। इस प्रकार से ये पंचमी तत्पुरुष में आता है, रामात्, है ना, तो ये पंचमी तत्पुरुष में आया। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष में क्या आएगा, ईश्वर भक्ता, जिसमें आ जाएगा ईश्वरस्य भक्ता। विद्यालय, विद्यायाः आलयः। परोपकारः, परेशान उपकारः, ठीक। फिर आएगा इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा, सप्तमी तत्पुरुष। जलमग्नः, क्या आएगा, जले मग्नः। तत्पुरुषः, जो दिया सप्तमी तत्पुरुष, सभा पंडितः, सभाया पंडितः। ये अब न्यज तत्पुरुष में का मतलब होता है, ये जो दिया है न्यज तत्पुरुष कि ना के अर्थ में, किसके अर्थ में, ना के अर्थ में। जैसे दिया असत्यम, तो क्या है, ना लग जाएगा, क्या आ जाएगा, ना सत्यम। अनादर, तो क्या जाएगा, न आदर, यानी नहीं, नहीं के अर्थ में है। तो ये अलग अलग जो दिए हुए हैं
आपको जो समास पढ़ाए तो ये पूरे तत्पुरुष समास थे। कौन से समास थे? तत्पुरुष समास। और आपको बच्चों परीक्षा के लिए यदि मान लीजिए ये दिए जाते हैं, जैसे दिया मान लो दीना है दाना, ठीक है, तो आपको लिखना है दीन दाना, चतुर्थी तत्पुरुष। दीना है जैसे रामा है ना, कौन सी विभक्ति, रामम कौन सी विभक्ति में है, रामात कौन सी विभक्ति, जो जो ये रूप जो चलते हैं जैसे चतुर्थी विभक्ति, तो ये दीना दाना, तो आप समझ जाएंगे दीना से ये किस विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का। ऐसे इसी प्रकार रोगात मुक्ता है ना, रोग मुक्ता, यह आपको दे दिया जाएगा रोग मुक्ता। अब आप उसको विग्रह करिए तो क्या आएगा? रोगात मुक्ता। इसी प्रकार चौर भयम, अब ये आपको केवल समास दिया तो आपको क्या विग्रह करना है? चौरात भयम कौन सी विभक्ति है? पंचमी तत्पुरुष समास। यदि मान लीजिए ये दिया जाता है आपको, इस तरीके के आते हैं तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है कि जो भी आपको ये जो शब्द है, ये जो उदाहरण है, इनको आपको बहुत अच्छे से परीक्षा एग्जाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि आपको यही पूछे जाते हैं और यही परीक्षाओं में आते हैं। इसलिए बेटा आप विग्रह और समास का विग्रह और समास आप दोनों ही प्रकार से इसको क्या करिए, याद आपको करना। तो ये था आज का हमारा जो हमने आपको बताया तत्पुरुष समास, समास की परिभाषा, समास की उत्पत्ति, समास का विग्रह, और आपकी बुक में जो दिया हुआ है समास किसे कहते हैं, तो दो पद जब मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसमें समास। समास का अर्थ क्या बताएं, संक्षेप में बात को कहना। और ये तत्पुरुष समास मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको बहुत अच्छे से घर पर पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अगला हम जो लेंगे समास वो है हमारा द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। इसकी परिभाषा आपकी उसमें दी है, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, ये दिए ना, संख्या पूर्वो द्विगु। यत्र प्रथम पदम संख्या वाची भवति तथा च उत्तर पदस्य विशेषतां ज्ञापति सः द्विगु समासस्य द्विगु समास भवति। द्विगु समासे समूहवाचक अर्थः भवति। ये इसकी आपकी परिभाषा दी है। संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है। संख्यावाचक शब्दों से आप संख्या यानी जिसमें संख्याओं का बोध होता है, आप सीधे समझ जाएं, बहुत सरल तरीका है कि आपको कभी भी कुछ भी आता है और यदि उसमें संख्या शब्द पहले आता है तो आप समझ जाए फट से कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पूर्व में क्या होती है, संख्या शब्द होती है, वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ये देखिए इसके समासिक पद दिए हैं और समास विग्रह दिए। कैसे? अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये दिया है ना, आपको दिख रहा होगा पंचपात्रम, पंचवटी, त्रिभुवनम, ये सब तीन से क्या, तीन भुवन, पंचवटी पांच वटी, पंचपात्रम पांच, तो ये इससे हमको किस चीज का बोध हो रहा है, किस चीज का बोध हो रहा है, संख्यावाचक शब्दों का बोध हो रहा है। इसलिए ये कौन से समास कहलाए, द्विगु समास कहलाए। अब इसका विग्रह क्या होगा, देख लीजिए आप, जैसे पहला है पंचानाम पात्रानाम समाहार, इसमें समाहार लगेगा, ठीक है, पंचानाम पात्रानाम समाहार यानी पांच पात्रों का समूह, पंचानाम बटानाम समाहार यानी पांच बटों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रयाणाम भुवना में तीन भुवनों का समूह, समाहार में जो समूह, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि द्विगु समास, द्विगु समास का अर्थ क्या बताया मैंने, क्या बताया है, संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है, जिसका प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, और उत्तर पद की जो विशेषता बतलाता है उसको हम समास कहते हैं। जैसे ये पंचानाम पूर्व पद हो गया, पात्रानाम क्या हो गया, ये उसका उत्तर पद हो गया, ठीक है। तो वो क्या बतला रहे हैं यहाँ पर, विशेषता बतला रहे, तो मतलब पंचानाम माने पांच और पात्रानाम माने पांच पात्र, ठीक है। इसी प्रकार पंचानाम माने पांच और बटानाम माने, तो ये विशेषता बतला रहा है। ये पूर्व पद हुआ, तो पूर्व पद क्या है, सबके देखिए आप, पूर्व पद पंच त्रय, तो इसमें और भी शब्द आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको मान लीजिए उसमें और भी दे सकते हैं कि नवरात्रम है ना, सप्त ऋषयः, तो इस तरीके के और भी जो संख्यावाचक शब्द हैं वो भी आपको आ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिन समास में, जिस समास में संख्यावाचक शब्द बताए जा रहे हो उसकी कौन सी